नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, अपन को साइंस में अपनी कमांड बनाने के लिए सबसे पहले हमें जीरो लेवल का जो बेस होना चाहिए वो अपना कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए इस जीरो लेवल के बेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने आज साइंस को सीखने के लिए, विज्ञान सीखने का एक मूल आधार के लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ सर, मेरे को साइंस आने लग गई। और आप एक जो उम्मीद मेरे साथ बनाए रखे हैं उसको लगातार बनाए रखना। चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले विज्ञान सीखने के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए परमाणु। परमाणु यानी एटम। एटम सर्वप्रथम परमाणु शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे। परमाणु शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। इन्होंने 500 ईसा पूर्व परमाणु शब्द दिया था। परमाणु शब्द देने के बाद में बीच में कुछ वैज्ञानिक आए। जैसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, ताकि आपको याद रहे। वैसे तो बीच के याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम आया काण्या। काण्या का क्या किया? कत्ल किया तो डेमोक्रेसी बढ़ गई। डेमोक्रेसी को समाप्त किया तो डॉन बन गया। डॉन। काण्या का अर्थ होता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के बाद में आ गया कत्ल, यानी कि पाकूदा काव्यायाम। और फिर इसके बाद में आ गया डेमोक्रेटिव लूसिपस। और उसके बाद में कौन आ गया? डॉन, यानी कि जॉन डाल्टन आ गए। सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक महर्षि कणाद थे। फिर इसके बाद में इन्होंने इनके बारे में, परमाणु के बारे में तो और परिभाषा दी। डेमोक्रेटिव लूसिपस ने और कहा और जॉन डाल्टन ने और कहा। बेटा, इनको अपन बीच वाले ये दो हैं, इनको अपन को पढ़ने की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, हमारे इतने ज़्यादा काम नहीं आते, क्योंकि इन्होंने भी परमाणु की परिभाषा ही दी थी। अब आता है महर्षि कणाद जी ने परमाणु शब्द कब किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम नोट बंद किए थे। कौन सा नोट किया था? 500 और 1000। कौन से नोट किए थे? 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। जो पुराने नोट है, नहीं पुरानी करेंसी, उसको चेंज करवाना था। तो यानी 500 नोट किया था, फिर 1000। तो पहले 500 का आ रहा है, यानी 500 ईसा पूर्व किसने दिया? महर्षि कणाद ने। क्या दिया? परमाणु शब्द दिया। परमाणु के बारे में उन्होंने क्या कहा कि कोई माना कि पदार्थ है और इस पदार्थ को मैं बार बार काटता जाऊं, ये बार बार काटता जाए तो अंत में एक अविभाज्य कण प्राप्त होता है। इस अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु। ऐसा किसने कहा? महर्षि कणाद ने। फिर उसके बाद में ये दो वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने परमाणु की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी। उसके बाद में तीजो लास्ट में परमाणु की परिभाषा, ऑथेंटिक परिभाषा दी थी, वो कौन है? जॉन डाल्टन ने। और ये ऑथेंटिक परिभाषा क्या है मेरे मित्रों? ये इन्होंने, जॉन डाल्टन ने जो ऑथेंटिक परिभाषा दी थी, वो परिभाषा यह है कि माना कि ये कोई पदार्थ है, कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट है तो ये पदार्थ कोई चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठोस, द्रव हो या गैस हो, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे कणों को ही क्या कहते हैं मेरे मित्रों? परमाणु। इन छोटे कणों को ही क्या कहते हैं मेरे मित्रों? परमाणु कहते हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। फिर जॉन डाल्टन ने ये ऑथेंटिक परिभाषा देने के कारण जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? जॉन डाल्टन को परमाणु के पिता कहा जाता है। परमाणु के
पिता कहा जाता है। किन्हें? जॉन डाल्टन को अंग्रेजी में फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एटम कहा जाता है, परमाणु के पिता। तो मेरे मित्रों आपने परमाणु की परिभाषा देख ली। परमाणु के बाद में फिर आते हैं बेटा क्या? तत्व। मित्रों परमाणु के बाद में आता है तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट, तत्व। तत्व को पढ़ने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कभी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, वैसा मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे अपन ने कहा लोहा, और मैंने दूसरी चीज ले ली सोना। ठीक है, अब मुझे बताओ लोहे का कोई पदार्थ है और ये सोने का कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है? अब ये लोहे की कोई वस्तु है या सोने की कोई वस्तु है, तो मुझे बताओ इस लोहे के अंदर केवल लोहा ही होगा, जब तो ये लोहे की वस्तु है कहाँ? और इसके अंदर जो ये वस्तु है इसके अंदर सोने के ही कोई कण होंगे, इस कारण से ये सोना बना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोने के अंदर कोई लोहे के कण आ गए हो, या सोने के अंदर कोई तांबा के कण आ गए होंगे, तांबे के कण आ गए होंगे। ऐसे ही लोहे के कण के अंदर आप चांदी थोड़ी मिला के बेचोगे, बर्बाद थोड़ी होना है अपन को। या लोहे के अंदर कोई पीतल वगैरह मिला दिए हो। हाँ सर ये तो बात सकते हैं, क्योंकि लोहे के अंदर केवल लोहे के कण है, ऐसे ही सोने के अंदर सोने के कण है। और उन कणों को क्या कहते हैं? उन कणों को क्या कहते हैं बताओ? परमाणु। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये पदार्थ की वस्तु बनी है, इसके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, जो परमाणु होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे, जब तो लोहे के कण जो लोहा बना उसे, और उसी के जो सोने के जो परमाणु हैं उन परमाणु से सोना बना होगा। इसका मतलब इसमें भी सोने के परमाणु एक ही प्रकार के हैं और इसमें भी लोहे के परमाणु एक ही प्रकार के हैं। इसका मतलब तत्व क्या हुआ? तत्व क्या हुआ बताइए? कि सर ये लोहा एक प्रकार का तत्व ही तो है जिसे एपी कहा गया है, और ये सोना एक प्रकार का तत्व ही तो है जिसे ओरम कहा गया है। तो ये तत्व ही तो है। तो इन्हें इसकी परिभाषा क्या हो गई कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी तत्व की बेटा? एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है बताइए? आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग कितने हैं? 118 तत्व है। इन 118 तत्व है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी बताइए? हेनरी मोजले साहब ने। हेनरी मोजले साहब ने बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें 118 तत्व है, और इन तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हेनरी मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इस आधुनिक सारणी में 118 तत्व, जैसे लोहा और सोना है, वैसे ही जो 118 तत्व है उस आवर्त सारणी के अंदर उपलब्ध है। अब बात आती है कि सर तत्व आ गए, चलो अब तत्वों से क्या बनता है मेरे मित्रों? यौगिक। तो तत्व के आगे क्या आती है? क्या आता है तत्व के बाद में? यौगिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड। यानी यौगिक क्या है? अब कंपाउंड क्या होता है बेटा? यौगिक कैसे बनते हैं? तो यौगिक बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए बेटा क्या? एक तो चाहिए धनायन वाले तत्व, धनायन वाले तत्व चाहिए, और धनायन वाले तत्व या एलिमेंट चाहिए, और एक चाहिए बेटा ऋणायन वाले एलिमेंट चाहिए, यानी तत्व चाहिए। और जब धनायन और ऋणायन दोनों मिलेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? यौगिक।
इसलिए आपको यौगिक सीखने के लिए धनायन वाले तत्वों को सीखना है और ऋणायन वाले तत्वों को सीखना है। क्या हाँ सर, अब धनायन वाले यौगिक तत्व क्या होते हैं और ऋणायन वाले तत्व क्या होते हैं? इसके लिए मैं आपको विद ट्रिक्स के साथ में धनायन वाले तत्व भी बताऊंगा और ऋणायन वाले तत्व भी बताऊंगा। तो इसको देखने के लिए बेटा लगातार बने रहिए इसमें, इस वीडियो के अंदर। जैसे धनायन वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और ऋणायन वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। बेटा धनायन वाले तत्व है, धनायन वाले तत्व कौन कौन से होते हैं देखो। इसके लिए आपको बेटा एक कुछ ट्रिक्स है जो याद करना होगा। और वो ट्रिक क्या है देखिए। क ना का मांगे आलू जिंदा फिर पढ़ते हैं क्यों हटेंगे आगे और यह है बेटा। इस ट्रिक्स के द्वारा आप धनायन वाले तत्वों को आसानी से याद कर सकते हो। का अंग्रेजी बनाओ, देखो कैसे बनाओगे। के ना का NA, का CA, मांगे का MG, आलू का AL, जिंदा का ZN, फिर का FE, पढ़ते का PB, है का H, क्यों का CU, हटेंगे का HG, आगे का AG और का मतलब हो गया AU। ये धनायन वाले तत्व हैं सभी के सभी। धनायन वाले तत्व आपको बहुत आसानी से, इसे कहते हैं बेटा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, चांदी और यानी सोना। ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, यानी कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उन्हें धनायन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इन तत्वों को धनायन कहा जाता है। सर ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं बेटा संयोजकता। क्या कहा जाता है? संयोजकता। तो ये कितने त्याग करेंगे इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आदत बताओ, इधर देखिए 1 1 2 2, इधर से भी चलो 1 1 2 2। ओके बात? 1 भी 2 बारी, 2 भी 2 बार, 1 भी 2 बार, 2 भी 2 बार। उसके बाद में फिर लिखो 1 2 3 और 2 और 3, यानी कि बेटा देखो इधर 1 1 2 2, 1 1 2 2। एक बच्चा क्या कहता है कि सर क्या 1 1 2 2 कर रहे हो? आगे कुछ गिनती भी आती है कि नहीं आती है? मुझे यार आती है ना। मुझको क्या आती है? मुझको देखो 1 2 3। अच्छा सर 1 2 3, मुझको हाँ सर आपको तो गिनती आती है। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा 2 और 3, हो गए खत्म। यानी 1 1 2 2, 1 1 2 2, 1 2 3 2 3, हो गया ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है? कनाका मांगे आलू, जिंदा फिर पढ़ते हैं क्यों हटेंगे आगे और। इनकी अंग्रेजी तुम बना ही लोगे। इसे क्या कहा जाता है? पोटेशियम। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम। इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम। इसे क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम। इसे क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम। इसे क्या कहा जाता है? जिंक। इसे फेरस, लोहा, लेड, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। इसी प्रकार से बेटा ऋणायन की भी कुछ ट्रिक है, वो ऋणायन की ट्रिक भी याद रख लो। ऋणायन वाले तत्व। अब ऋणायन वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? क्योंकि धनायन वाले तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, तो कोई ग्रहण करने वाला भी तो होना चाहिए, जब भी तो यौगिक बनेगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए
अब दूसरा कोई ग्रहण करने वाला होगा जब भी तो जाकर आपस में जुड़ेंगे दोनों। तो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऋणायन कहा जाता है। तो वे परमाणु या तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऋणायन वाले तत्व कहा जाता है। जैसे इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है बेटा। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से एफ, कल से Cl, बाहर से Br, आई से आई, आंटी से At। इसको क्या कहेंगे, फ्लोरीन। सर फ्लोरीन के लिए एफ क्यों लिखा, इसके लिए मैं बताऊंगा इसके बाद थोड़ी देर बाद। क्लोरीन, और इसका हो गया बेटा ब्रोमीन, ये हो गया आयोडीन, आयोडीन, और मेरे मित्रों ये हो गया एटी यानी एस्टाटिन, एस्टाटिन। इन सभी की संयोजकता होती है -1। कितनी संयोजकता होती है बे, संयोजकता होती है बेटा -1, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेंगे। उसके बाद में दूसरा वाला आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, टी और पो, यानी बेटा ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओ का मतलब हो गया, ओल्ड का मतलब हो गया ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल का अर्थ हो गया यानी एस, स्टाइल से एस यानी सल्फर, ओल्ड स्टाइल से का मतलब हो गया सेलेनियम, SE सेलेनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टी का मतलब हो गया बेटा टेलुरियम, और पो का मतलब हो गया पोलोनियम, यानी कि ओल्ड यानी कि ओ, ओल्ड हो गया। स्टाइल का मतलब हो गया स्टाइल कहते हैं ना अपन इसको, स तो एस, से का मतलब हो गया सेलोनियम, टी का मतलब हो गया बोलो टेलुरियम, और पो का मतलब हो गया पोलोनियम। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। मेरे मित्रों इसको क्या कहेंगे, सल्फर। इसको क्या कहेंगे, सेलुरियम। इसे क्या कहेंगे बेटा, टेलुरियम। और मेरे मित्रों इसे क्या कहेंगे, पोलोनियम, नियम। ये हो गया। उसके बाद में आती है बात इसकी बेटा कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता यानी बैलेंसी, संयोजकता कितनी होती है, -2, सभी की -2 होगी। उसके बाद में फिर आता है बेटा अपने पास में अगला बात आती है नेपाल, पाकिस्तान, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आप भिखारी की जगह बीमार भी लिख सकते हो। क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी यानी बीमार। तो नेपाल का क्या हो गया, N, पाकिस्तान का क्या हो गया, P, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, S, सबका क्या हो गया, SB, और बीमार का हो गया BI। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन। इसे क्या कहेंगे मेरे मित्रों, फास्फोरस, फॉस्फोरस, ऐसे फॉस्फोरस कहते हैं।
आप फास्फोरस भी चल जाए, कोई बात नहीं है। इसको क्या कहेंगे? आर्सेनिक। इसे क्या कहेंगे? एंटीमनी। एंटीमनी हिंदी लिख लेता हूं, एंटीमनी। इसे क्या कहता है? बिस्मिथ। ये हो गया। इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता होती है मेरे मित्रों कितनी? -3। अब बताओ, यानी कि आपको ये विद ट्रिक के साथ में, एक अच्छे से कंटेंट के साथ में, आपको इस चैनल पर एक अच्छे से ट्रिक के साथ में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। अरे आपको देखने के बाद अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर, विद ट्रिक के साथ में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा मैंने लगातार इतने सालों तक जो मेहनत की है, लगातार उस मेहनत का परिणाम आपको मैं निःशुल्क रूप में आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, या जो बच्चे हैं जो बेटा अच्छी शिक्षा से वंचित है, जैसे मेरी माता और बहनें जो घर के अंदर उनको बाहर नहीं जाने देते, वो घर के अंदर ही रहकर पढ़ाई करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा देखते रहिए और लगातार। और अब इसके उपलक्ष्य में यदि आप हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के अंदर या अपने समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को शेयर करते हो तो बेटा यही मेरी गुरु दीक्षिणा होगी, और मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि यदि कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसके लिए बच्चे भी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। देखो अब बात आती है कि सर आपने जी जो तत्वों की जो ये मैंने लिखा है, जैसे कि O, मैग्नीशियम का मैंने लिखा Mg। सर आप ये कैसे लिख रहे हो? हाँ, हमें इतने सारे तो रटे नहीं जाएंगे, याद नहीं किए जाएंगे। तो बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए चलो देखो, आ जाओ बोर्ड पे, देखो क्या है, कैसे लिखते हैं। ये तत्व क्या है? सभी अभी जो मैंने पढ़ाया, जो तत्व यानी एलिमेंट। अब इनको मैंने जो छोटे संक्षिप्त रूप में लिखा है उन्हें कहते हैं प्रतीक। क्या? तत्वों के लिखने के लिए कोई तरीके को क्या कहा जाता है? प्रतीक। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है। अब हाइड्रोजन एक तत्व हो गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं H, तो हाइड्रोजन तो एक हमारे पास तत्व हो गया बेटा, और इसको जो इस H के फॉर्म में लिखा हूं, ये इसका क्या हो गया? प्रतीक। प्रतीक को अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल। अब सर इसको कैसे लिखे? तो पहले प्रतीक की परिभाषा क्या हो गई? देखो तत्वों के, ये कौन सा नाम है? साधारण नाम। तत्वों के साधारण नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना प्रतीक कहलाता है। प्रतीक कहलाता है यानी तत्वों के साधारण नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना प्रतीक कहलाता है। जैसे बेटा मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को मैंने किसके रूप में लिख दिया? H के फॉर्म में। तो ये जो H के फॉर्म में लिख रहा हूँ वही प्रतीक हो गए। हाँ सर, अब सर इसको कैसे लिखो H को? तो प्रतीक लिखने के दो नियम है। नंबर 1, पहला कि तत्वों के साधारण नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में लिखना है बेटा। सबसे पहले इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैंने लिखा बेरिलियम। अब इसको अंग्रेजी में लिखना है तो क्या को आपको थोड़ा सा 1-2 ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपको नहीं भी आते ना तो कम से कम आप 2 तो बना ही सकते हो। जैसे अपन मैसेज टाइप करते वैसे करो, बोलो BE बे और
RI बेरी, बस अब हो गया, अब इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। तो मैं आगे बता रहा हूँ, बेरी LLIUM बेरिलियम। तो इसके लिए तो आपने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। नंबर दूसरी बात कि इंग्लिश में लिखने के बाद भी बेटा क्या करोगे, इंग्लिश में लिखने के बाद जो अंग्रेजी शब्द है जिसमें आपने इंग्लिश में लिखा है उसके पहले वर्ण, जो पहला वर्ण यानी पहला अल्फाबेट क्या होता है, बी। तो उसके जो पहला अल्फाबेट है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। यानी इंग्लिश में लिखने के बाद उसका प्रथम अक्षर को कैपिटल रूप में लिखते हैं। कैपिटल रूप में लिखना प्रतीक कहलाता है। तो इसको कैपिटल रूप में लिखो। जैसे बेरिलियम का क्या ले लिया आपने, बी और ई, बेरिलियम हो गया। जैसे बोरोन, इसका भी क्या लिखेंगे, जैसे अंग्रेजी बनाओ बोरोन। अब इसका पहला अक्षर से लिखो बी। अब सर हमारे लिए दुविधा आ गई, इसमें तो आपने बी लिख दिया, इसके अंदर आपने बी लिख दिया। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं बता रहा हूँ। सर आवर्त सारणी में बोरोन और बेरिलियम, बोरोन इससे पहले खोजा गया था इसलिए उसको पहले अक्षर से लिख दिया गया, और ये बाद में खोजा गया था। अब दोनों को तो एक अक्षर से नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन दोनों में भिन्नता दर्शाने के लिए उसके दूसरे अक्षर से उसको साथ में लिख दिया गया। तो तीसरा पॉइंट यही है कि क्या, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि आवर्त सारणी में एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले तत्वों का प्रतीक लिखने के लिए पहले आने वाले तत्व का प्रतीक प्रथम अक्षर से लिखा जाता है, प्रथम अक्षर से तथा बाद में आने वाले तत्व का नाम पहले व दूसरे वर्ण से लिखा जाता है, पहले व दूसरे वर्ण से लिखा जाता है। जैसे बेटा पहले और दूसरे वर्ण से लिखा जाता है, जैसे एक मिनट देखिए, जैसे मैंने कहा बोरोन और बेरिलियम अंग्रेजी बनाओ BORON बोरोन और बेरिलियम एक आर का दो, बेरिलियम। अब बताओ, आप तो दो ही लिख रहे हैं, याद करना है। अरे इतना तो बना ही सकते हैं भाई, ओ की मात्रा कैसे, ओ से, तो BE बस। अब देखो सर ये दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, अब मैं इसका एक ही अक्षर ले लेता तो इन दोनों में भेदभाव नहीं रहता। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसको सोच समझ कर ये कहा कि आप जो पहले खोजा गया ना उसको तो पहले को तो बी से लिख दो कैपिटल लेटर में, और जो बाद में आ रहा है ना उसको किसे, पहले और दूसरे अक्षर से लिख दो बी और ई, जिसमें दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, यानी छोटे वर्ण में लिख दो। तो जो पहला अक्षर तो बड़े अक्षर में लिखना है, और बेटा पहले के साथ पहला अक्षर को बड़े अक्षर में तथा दूसरे को छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। और ये लिखना का तरीका ही क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है।
अब आपको बताओ क्या है। जैसे एक और देखो, अब बेटा देखो अपने प्रतीक लिखना, जैसे कि एक दो और देखो, कार्बन, कार्बन अंग्रेजी बढ़ाओ CARBON, कार्बन। तो कार्बन का क्या लेंगे बेटा, C हो गया। उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और एक आ रहा है नियोन, नियोन। अब देखो इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। और नियोन आता है बेटा, नियोन आता है 10 नंबर पे। अब बता नाइट्रोजन की अंग्रेजी बनाओ, बोलो NITR, नाइट्रो, GEN, जन। इसको तो पहले अक्षर से लिख दिया, बिल्कुल सर लिख दो N से, ये प्रतीक हो गया। और नियोन को NEON, नियोन। इसका पहला अक्षर किस में आएगा, कैपिटल लेटर में, और जो बाद वाला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में। बताओ ये प्रतीक हुआ आपके पास में। अब बताओ इसमें क्या समस्या है, ऐसे देख लो, आगे और देख लो। हाँ, कुछ ऐसे नाम है बेटा लैटिन नाम, जिनको बोला तो कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे मैंने कहा सोडियम, 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 और पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखो सोडियम को अपन ऐसे कहेंगे ना, सोडियम, ये होना चाहिए। पोटेशियम का POTTA, पोटेशियम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बेटा ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको आवर्त सारणी में लैटिन नाम के आधार पर लिखा गया है। यानी सोडियम का लैटिन नाम होता है बेटा, लैटिन नाम, सोडियम का लैटिन नाम है ना बेटा, वो क्या है, नाइट्रियम है, नाइट्रियम। इसलिए नाइट्रियम से क्या बनेगा, NI, नाइट्रियम। अब इसलिए ना आ रहा है ना, इसलिए ना के लिए ना कैसे लिखेंगे, Na से। ऐसे पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है बेटा कैलियम है, कैलियम, गैलियम नहीं, कैलियम। हाँ, गैलियम मत बोलना, तो कैलियम है ना, तो इसको कैसे कहेंगे बेटा, कैलियम। ये देखो अब किससे स्टार्ट हो रहा है, कैसे, इसलिए का प्रतीक क्या हो जाएगा, के। ऐसे ही बेटा इस प्रकार से हमें प्रतीक लिखना है। और एक बार आप कहो 20 तक तत्व लिखो, देख के आवर्त सारणी ले आओ, 5 रुपए की मिलती है एक चार्ट, और उस चार्ट में से आवर्त सारणी लिखाओ। एक बार अंग्रेजी लिखो, हिंदी, और हिंदी से अंग्रेजी बनाओ, और अंग्रेजी बना के तत्वों के प्रतीक लिखो। तो आपको एक बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं है, और आप उसको जैसे लिखोगे ना तो आपको वो जो तत्वों के नाम भी याद हो जाएंगे और उनके प्रतीक भी याद हो जाएंगे। बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ी बहुत मेरे साथ साथ, बिना मेहनत तो क्या है, कोई चीज़ फोकट में नहीं देना, नहीं मिलती बेटा, उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी बेटा अपन को क्या है, प्लेट में रोटी रखी हुई तो तोड़ना तो पड़ेगा, अगर तोड़ेंगे नहीं तो भूखे बैठे रहो पुलिस से। हाँ, मैं आपको आटा लगा दिया आपके लिए, मैंने रोटी भी बना दी, सब्जी भी बना दी, आपके प्लेट में भी रख दी, भाई अब तो खाओ। अब खाना खाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो थोड़ी बहुत मेहनत मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। और मैं क्या गारंटी कह रहा हूँ, साइंस में आप लोग एक अच्छे स्तर पर पहुँच जाओगे मेरे साथ साथ में, मेरे साथ बने रहोगे तो बेटा देखो ये हो गया, प्रतीक लिखना आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं देखो आगे की तरफ। इसके बाद में आता है बेटा यौगिक। क्या बनाना सीखेंगे, यौगिक बनाना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। अपन ने क्या सीखा, परमाणु, परमाणु के बाद क्या सीखा, तत्व। अब तत्वों के बाद क्या आता है, यौगिक, अंग्रेजी में बोलो कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। अब यौगिक कैसे बनाएंगे, इधर लेंगे बेटा एक धनायन और इधर क्या लेंगे, ऋणायन। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ट्रिक के साथ में, धनायन कौन होते हैं और ऋणायन कौन होते हैं, और दोनों को मिला देंगे। तो दोनों को जैसे ही मिलाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे मित्रों, यौगिक।
यौगिक बन गया। अब सर कैसे मिलाएंगे? तो बेटा इसको मिलाने का तरीका देखो, थोड़ा सा आपको बेटा इन तत्व जो तत्व है ना, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करना होगा। परमाणु क्रमांक याद करना होगा। अगर परमाणु क्रमांक नहीं करते हो तो मैंने जो भी ट्रिक बताई थी ना, उस ट्रिक में मैंने, क्योंकि परमाणु क्रमांक से हम संयोजकता निकाल पाएंगे, और जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी ना उसमें लिखा भी था मैंने 1 1 2 2, कोई उसकी संयोजकता यार उनको याद कर लो। जैसे कि फिर कल बाहर IMT उसके ऊपर लिखा था -1 संयोजकता, या तो वो संयोजकता याद कर लो। और याद नहीं करते हो तो ये परमाणु क्रमांक अपन को याद करना होगा, लेकिन उसकी भी मैंने ट्रिक बना रही, टेंशन मत करना बिल्कुल भी कि सर परमाणु क्रमांक तो हमें कभी भी याद नहीं होते। तो बेटा उसके लिए भी मैंने ट्रिक बना रही है, आप देखते जाओ। जैसे मुझे 4 तक तो याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मुझे 1 2 3 4 5 बिल्कुल याद, दोबारा दोहराओ मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 बारी और दर्शाओ, अपने खुद के स्तर पे बोलो। ये 5 तक तो क्या? बोरॉन के बाद में आता है कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक कार्बन है ना, ये इसको ऐसे घुमा दो, कितने हो गए 6। नाइट्रोजन, ये लो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, इसको ऐसे घुमाओ तो मैं ऐसे लिखूंगा। नाइट्रोजन कितना दिख रहा है आपको? 7। ऑक्सीजन, ओ बताओ, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, कितने हो गया? 8। उसके बाद में आता है फ्लोरीन, F, इसको देखो, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे मतलब कितने दिख रहा है आपको? 9, तो परमाणु क्रमांक 9 हो गया। नियॉन, तो देखो नियॉन, तो नियॉन ये ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा दो तो बताओ कितने दिख रहा है? 10, तो नियॉन का 10 हो गया। सोडियम का होता है Na, सोडियम Na, तो अपन ने बताया था, देखो इसमें भी A और इसमें भी A, तो इसको भी 0 बनाना है, तो देखो Na, ये A इसको बना दिया 0, ये हो गया 10, तो 10 तो सर नियॉन का है, तो इसमें A 1 है, इसको प्लस कर दो तो 10 और 1 कितना हो गया? 11, तो सोडियम का 11। और दूसरा तरीका, सोडा कितने का आता है? 10 रुपये का। अब 10 रुपये का आप किसी के साथ मंगाना चाहते हो 10 रुपये का सोडा, तो 10 रुपये का सोडा थोड़ी लाएगा, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो आप क्या क्या कि मैं आपका नौकर थोड़ी लग रहा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को देगा जब जाके ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। तो वो क्या कहता है, वो यार चल तू यार 1 रुपये की टॉपी खाया ना, तो वो बताओ कितने रुपये? 11 रुपये का। तो तुम्हारे पास वो सोडा का कितने का पड़ा? 11 रुपये का, तो 11 हो गया परमाणु क्रमांक। उसके बाद में मैग्नीशियम, Mg, तो देखो बेटा Mg, इसको यहाँ से पकड़ो और इसको यहाँ से पकड़ो, खींचो 1, और ये देखो G कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 12। एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम, यही से 1 को आगे ले आओ 1, और देखो ये आपको एल्यूमिनियम ऐसे तो लिखते हैं ऐसे, तो देखो ये कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो एल्यूमिनियम का 13। उसके बाद में सिलिकॉन, Si, फॉस्फोरस, सल्फर। अब देखो ये इनमें देखो, इसमें भी सर S आ रहा है, इसमें भी S आ रहा है, ये तो 1 आ गया, और ये देखो सल्फर है ना इसका, ये कितना हो गया? 8, इसका आधा करना है, कितना हो गया? 4, तो 1 4 चौथा हो गया। फास्फोरस, देखो फास्फोरस को अपन अंग्रेजी कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से ऐसे लिखे थे ना, तो देखो फास्फोरस का 1 डंडा, और ये कितना दिख रहा है? देखो ऐसे 15 हो गया। सल्फर, ये देखो सल्फर का है, इसको ऐसे घुमाओ, कितने हो गए? 8। अब यहाँ आधा किया तो यहाँ डबल कर दो, कितने हो गए? 16। क्लोरीन, Cl, अब क्लोरीन मतलब खतरा मतलब 17। क्लोरीन से क्या है बेटा? अपन को खतरा है, क्यों? क्योंकि देखो ये सूत्र होता है ना, ये CaCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है ना, इसको आदमी को यदि रुमाल पे डालकर उसको सुंघाया जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उसके जीवन को खतरा है ना क्लोरोफॉर्म सुंघाने से। इसलिए क्लोरीन से क्या है? खतरा। क्या है बेटा? खतरा मतलब 17, ये देखो 17 या 17 भी कह सकते हो, है ना, 17 हो गया। उसके बाद में आता है बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन।
ए आर्गन, आर्गन। देखो ये कितना है, ये देखो ऐसे अपन इसको बनाते हैं ना, तो इसको उसको एक बार तो 3 बनाया था और एक बार 8 बना दो इसको। ये देखो इसको ऐसे घुमा दो, कितने बन रहा है 8, और ये 1, इसको पकड़ो 1 हो गया तो 18 हो गया। ऐसे ही अपन को लगभग याद करना है। अरे ये अपने काम आते हैं ज़्यादातर। उसके बाद में मैंने ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक में देख लो जिंक का कितना है, जिंक की कितनी होती है 2, आयरन की कितनी होती है 2 और 3, तो उस ट्रिक में देख लेंगे। अब सर ये क्या काम आएंगे, ये परमाणु क्रमांक हमारे क्या काम आएंगे, तो देखो बेटा परमाणु क्रमांक क्या काम आते हैं हमारे। देखो बेटा ये परमाणु क्रमांक क्या काम आएंगे, जैसे मैंने कहा क्लोरीन, अब मैंने बताया क्लोरीन यानी खतरा, खतरा मतलब 17 से। तो जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड बनाना है NaCl, और सोडियम का मैंने लिखा 1 और क्लोरीन का लिखा -1। अब सर ये 1 प्लस का ये माइनस का 1 कैसे आया, तो इसको सिखाने के लिए मैंने आपको परमाणु क्रमांक पढ़ाए हैं। सर ये 1 कैसे आया, ये -1 कैसे आया, या तो आप याद कर लो, लेकिन मैं याद करने पे जोर नहीं देता, बच्चों को याद नहीं कराता। बच्चों को आना चाहिए बनाना कि सर ये कैसे आया, इसलिए बेटा उसको बनाने के लिए मैंने आपको परमाणु क्रमांक की ट्रिक बताई है। जैसे ये क्लोरीन का कितना माइनस का कैसे आ गया, देखो इसके लिए बेटा अष्टक नियम लगाते हैं। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या होता है, प्रथम कोष में 2, दूसरे में 8 8 8 8 8 8 चलते रहो, ये अष्टक नियम हो गया। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये अष्टक नियम ये बताता है। दूसरे कोष में 8 आते हैं, बाकी 8 8 चलते रहते हैं। तो बताओ क्लोरीन में भी अष्टक नियम लगाएंगे तो क्लोरीन में अष्टक नियम लगाएंगे तो पहले कोष में कितने आ गए बेटा 2, दूसरे कोष में कितने आ गए 8, कितने हो गए गिनो 10, टोटल कितने हो गए बेटा 10। अपने पास कितने हैं 17, तो 17 में से 10 गए तो 7, बोलो कितने बच गए 7। जबकि मैंने क्या कहा था 8 के बाद कितना आना चाहिए 8 8 आना चाहिए, इसके पास 7 ही है, तो 7 ही है। तो बेटा इसको क्या करना है, इसको अष्टक को पूरा करना है, इस अष्टक को पूरा करना है। तो इसके लिए क्या करना है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर ले, या ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। अब बताओ फायदा किसमें है तुम्हारे हिसाब से, इसको फायदा किसमें है, या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने में फायदा है या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में। तो आप कहोगे सर 7 तो बहुत ज़्यादा क्यों त्याग करेगा, वो सोचेगा ना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और मेरे मित्रों जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने को ही क्या कहते हैं माइनस। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने ग्रहण कर रहा है 1, तो 1 तो इसकी माइनस का 1 हो गया, इसलिए इसकी संयोजकता की -1 की 1। यानी कि संयोजकता किसे कहेंगे, तो संयोजकता यानी कि बैलेंसी। संयोजकता का अर्थ क्या हो गया बेटा बैलेंसी। संयोजकता कितनी होती है, देखो कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में, किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसकी वह साझेदारी करके या जिसे ग्रहण करके या त्याग करके प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, वो त्याग करने वाले और ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष को क्या कहते हैं बेटा, बाह्यतम कोष होता है ना, इस बाह्यतम कोष को कहते हैं संयोजी कोष, संयोजी कोष। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष यानी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको पूरा करने के लिए, यानी जिसको पूरा करने के लिए, जिस कोष को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है। तो ग्रहण करने और त्याग करने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसकी संयोजकता कहते हैं। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 1, इसलिए इसकी संयोजकता -1 हो गई। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा, मैग्नीशियम का Mg। बता परमाणु क्रमांक, इसको ऐसे बताया था भी 1 और G का 2, 12। अष्टक नियम लगाओ, तो अष्टक नियम लगाएंगे तो 2 8 10 बच्चे कितने 2। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इसको इस संयोजी कोष को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या तो सर ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे। तो क्या करेगा बोलो किसमें फायदा है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में, इसलिए
जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना उस पर प्लस आता है, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके लिए इसकी संयोजकता प्लस की 2 हो गई। और जिसने ऐसा निकालना आ गया उसके लिए यौगिक बनाना आसान हो गया। ऐसे सर 1 2 और बताओ। एल्यूमिनियम अभी बताया था, इसको आगे ले लो 1, और ये कितना देखो ये ऐसे है ना, तो मैंने कहा था इसको एक बार 3 बनाना है, तो कितने हो गए? 13। अष्टक नियम लगाओ बेटा, अष्टक नियम बोलो। अष्टक नियम क्या हो गया? 2 8 10 बच्चे कितने? 3। बताओ इस बाह्यतम यानी संयोजी कोष को पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करें। अब बताओ ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है इसके लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना? तो आप कहोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए फायदेमंद होगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है तो उसमें प्लस आ जाएगा। फायदा आप लोगों को तो देखा जाओ यार, मेरे को किसमें फायदा लग रहा है? हाँ, तो फायदे वाली चीज तो अपन करना चाहेंगे। इसलिए ये भी क्या है, अपने जैसे सातिर आदमी है कि यार मैं 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं, इससे बढ़िया है ना मैं 3 इलेक्ट्रॉन त्याग ही कर दूं। दोनों में मेरे को स्टेबल होना है, यानी मेरे को व्यवस्थित होना है। तो व्यवस्थित होने के लिए क्या करेगा? वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी व्यवस्थित होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तभी व्यवस्थित होगा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना ही समझेगा, यार मैं 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूं और मैं व्यवस्थित हो जाऊं, तो फायदे का सौदा हुआ। तो बेटा तो इस प्रकार से वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अब बताओ, जैसे माना क्या कोई अपने पास में यहां से बाहर से कोई भिखारी आ रहा है, ठीक है, अपने पास भिखारी आया तो अपने कहा क्या यार कोई बेचारा भूखा है, ऐसा करते हैं कि क्या अपने पास थोड़ा बहुत पैसा है, चलो यार कोई बात 10 रुपये दे दे बेचारे का, हाँ भूखा आदमी है बेचारा, तो अपने उस पर दया करके 10 रुपये दे दिए। एक पड़ोसी वाले के पास में गया, उसके पास में गया, वो वैसे गरीब आदमी था। अब वो उसके पास में गया, वो कहा कि भाई साहब कई दिनों से मैं खाया नहीं, खाना नहीं खाया, तो खाना नहीं खाया तो मेरे को खाना खिला दो, या मेरे को कुछ पैसा दे दो जो मैं खाना खा लूँ। तो वो क्या कहता है, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं था, उसने क्या कहा यार भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता, उल्टा तू मुझे और पैसा दे दे। क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसके पास में पैसे नहीं थे, तो उस भिखारी को उसने कुछ नहीं दिया। तो कौन देगा दान? दान का मतलब धनायन। कौन देगा? जिसके पास धन होगा। तो धनायन क्या कब बना? जिसके पास धन था उसने दान दिया, इसलिए धनायन बनाया। तो बताओ धन आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। ऋण आयन कब बनेगा? उस भिखारी के पास पैसा नहीं था, आपने उसको पैसा दिया, उसने ग्रहण कर लिया। तो ऋण यानी कि ग्रहण करना क्या कर गया? ऋण हो गया, उसके ऊपर कर्जा हो गया, उसको तुम्हें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा उसको। भाई आपने उसको 10 रुपये दिया ना दान के रूप में, तो आपको दान के रूप में जब इलेक्ट्रॉन 10 रुपये दिए तो वो तो क्या धनायन बनाएगा। उसने ग्रहण किए तो अगले जन्म में आपको 10 रुपये लौटाएगा। तो अभी तो उसका ऊपर कर्जा हो गया, ऋण हो गया ना उसके ऊपर आपका वो 10 रुपये। तो यानी वो ग्रहण कर लिया उसने 10 रुपये, इसलिए वो ऋणायन बन गया। कर्जा कर्जदार हो गया, ऋणायन हो गया, यानी ऋण हो गया उसके ऊपर, इसलिए वो ऋणायन बन गया। तो भिखारी तो गया ऋणायन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और आप उसको दान दे रहे हो, इसलिए आपके पास धन हो गया, धन था इसलिए दान कर दिया, तो आप धनायन बन गया उससे। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धनायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाएगा, और इन दोनों से मिलेंगे यौगिक। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। मैंने क्लोरीन बताया, अभी एक और देख लो, ये रहा क्लोरीन का बताया था, ये रहा 17। बताओ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये ऋणायन हो गया, इसकी संयोजकता माइनस की होगी, और इसी के आधार पर हम यौगिक बनाएंगे। जैसे बेटा इसी के आधार पर यौगिक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक धनायन लिखना है और एक ऋणायन लिखना है। धनायन को पहले इधर की तरफ लिखा जाएगा और ऋणायन को इधर की तरफ लिखा जाएगा, यानी धनायन को लेफ्ट साइड में और ऋणायन को राइट साइड में लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको मैंने दे दिया यौगिक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपको ये यौगिक दे दिया। अब आपके एग्जामिनर उसने कहा सर ने कि इसका ये यौगिक है, अब ये यौगिक आपको दे दिया गया। अब आपको कहेगा कि इसका अणुसूत्र बनाओ, अणुसूत्र, तो ये यौगिक है। अब इससे आपको क्या बनाना है? अणुसूत्र, यौगिक। तो अणुसूत्र किसे कहते हैं? कि किसी भी यौगिक को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना, किसी भी यौगिक को उसके
प्रतीकों के रूप में लिखना अणुसूत्र कहलाता है। यानी इसको प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाए इस यौगिक को तो अणुसूत्र कहलाएगा। अब इसको प्रतीकों के रूप में लिखने के लिए जैसे सोडियम का Na और क्लोराइड का, इसको छोड़ो तुम क्लोराइड, एक तो याद रखो क्लोराइड, आइड पाइड तो क्लोरीन Cl हो गया। प्रतीक लिखना आता है ना, अभी सिखाया था। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक बताओ। सोडा, सोडियम यानी सोडा, परमाणु क्रमांक 11। अष्टक नियम लगाओ। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या कहता है बोलो? 2 8 10 बचा कितना? 1। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन। या कितना त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना उसके लिए क्या होगा? फायदेमंद। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो संयोजकता क्या हो गई? 1। इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई बेटा? 1 हो गई। ऐसे ही क्लोरीन यानी खतरा, खतरा मतलब 17, परमाणु क्रमांक 17 आ गया। अब 17 आ गया तो अष्टक नियम लगाओ इसमें भी। बोलो अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या कहता है बेटा? अष्टक यह नियम ये कहता है कि प्रथम कोष में 2, दूसरे में 8, बाकी 8 8 चलते रहेंगे। तो 10 हो गए, 17 में से 10 गए तो कितने बचे? 7। इस अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 7 त्याग कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना इसके लिए फायदेमंद नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए फायदेमंद है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी माइनस की 1, इसकी माइनस की 1 होगी। अब बताओ ये किधर की तरफ हो गया? ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये कौन सा हो गया बेटा? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में अपन को मैंने क्या कहा था? धनायन लिखना है, और राइट साइड में क्या लिखना है? ऋणायन। तो ये धनायन हो गया, ऋणायन हो गया, जब ये तो यौगिक बना। अब कैसे बना सर? तो देखो, तो Na, बोलो संयोजकता कितनी आई? प्लस की 1, और क्लोरीन की कितनी आई? माइनस की 1। अब वज्र गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे। बताओ Na के साथ कितना लगेगा? 1। अब अपन ने गणित में बीजीय व्यंजक पढ़ा था कि सर बीजीय व्यंजक में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखते समय 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसे 1 को नहीं लिखेंगे तो क्या बन गया हमारे पास? Na1 लिखेंगे नहीं, Cl1 इसको भी नहीं लिखेंगे तो NaCl क्या बन गया? NaCl। बोलो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या बना? सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या बना बेटा? NaCl। ये बन गया अणुसूत्र। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, चलो ऑक्साइड ले लेते हैं अब की बार, ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का प्रतीक बताओ? Mg। ऑक्साइड का ऑक्सीजन यानी O। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक Mg। एक इधर से एक इधर से खींचो, 1 और G का 2। बताओ अष्टक नियम लगाओ। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या कहता है? 2 8 10 और 2 12। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 2, प्लस की 2। ऑक्सीजन का O, 1 0 और लाया था, कितना के परमाणु क्रमांक? 8। अष्टक नियम लगाओ बेटा। तो अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम, तो अष्टक नियम कहता है बेटा क्या? 2 8 10, 10 तो है ही नहीं, इसके बाद तो कितना बचा? 6, यानी 2 और 6। इस अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस की 2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सर जो ये संयोजकता आती है, यदि वो कटती है तो काटते हैं। संयोजकता में अणुसूत्र बनाते समय जो उनके नीचे संयोजकता लिखी जाती है, यदि वो सरल अनुपात में बदलती है यानी कटती है तो काटते हैं। देखो 2 से कट रही है, 2 1 कम, 2 1 कम 2, तो कट गई 2 से, इसलिए इसको काट के सरलतम रूप में भी लिखा जाता है। ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या बना बेटा? बोलो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आप अणुसूत्र लिख सकते हो। और बनाओ कई सारे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। अब ट्रिक निकालो तुम, तो डायरेक्ट शॉर्ट निकालना आ गया ने। अब देखो शॉर्ट में एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। अब मैंने ट्रिक में बताया था, कना का मांगे आलू, जिंदा फिर पड़ते हैं क्यों औंटेंगे आगे। और आप लिख रहे हो तो देखो उसको, कना का मांगे आलू यानी 3 नंबर पा रहा है, तो आलू में वहां संयोजकता लिखी थी मैंने, कितनी लिखी थी? प्लस की 3। और एक ट्रिक और बताई थी, फिर कल बाहर आए अंडी, हाँ, ओल्ड स्टाइल से टिपो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी कार्य, उसके ऊपर लिखी थी संयोजकता। तो बताओ क्लोरीन की कितनी थी? माइनस की 1।
तो वहां से देखो अब ये शॉर्ट हो गया ना, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ये इसके साथ और ये इसके साथ, बताओ क्या बना, एल्युमिनियम के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 3, तो AlCl3 हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आप एक साधारण तत्वों के यौगिक बना सकते हो, यौगिकों से अणुसूत्र बना सकते हैं अपन लोग। अब सर कुछ जटिल यौगिक आते हैं उनके लिए, तो जटिल यौगिक ज़्यादा नहीं होते बेटा, जटिल यौगिक अपन उनको याद करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के याद करने से उन जटिल यौगिकों को यौगिक भी अपन बना लेंगे। जैसे 4-5 हैं, कौन कौन से हैं बेटा, जैसे अपने पास 4-5 यौगिक है, जैसे कि हमारे पास आ गया सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट, अमोनियम, कार्बोनेट, ये बेटा कुछ जटिल यौगिक है। जटिल का मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऐसे अणु जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं उन्हें कहते हैं जटिल। और जब उनके यौगिक बनाते हैं ना तो उन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। जैसे यानी कि जटिल यौगिकों के अणुसूत्र यानी कि बेटा हाँ जटिल लोगों क्या करें, इसको अणुसूत्र क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इसको कैसे लिखा जाए सर, जटिल यौगिक कौन कौन से हैं? तो देखो बेटा इसको लिख लेना आप लोग, जैसे एक तो होता है अमोनियम, एक तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा, ये एकमात्र ऐसा है जटिल यौगिक है, जटिल अणु है जिसकी संयोजकता प्लस की होती है। और अमोनियम का प्रतीक क्या होता है बेटा, इसका प्रतीक होता है NH4। इसकी संयोजकता बेटा, संयोजकता कितनी होती है बेटा, +1, बस एक यही है। उसके बाद सभी जटिल यौगिकों में ऋणायन होते हैं। जैसे ऋणायनिक जटिल यौगिक कौन सा है, ऋणायनिक जटिल अणु कौन कौन से बेटा, ऋणायनिक जटिल अणु, जैसे बेटा नंबर 1 आता है बेटा हमारे पास सल्फेट, एक आता है बेटा कार्बोनेट, एक आता है बेटा सल्फेट कार्बोनेट, एक आता है सल्फाइड, एक आता है बेटा नाइट्रेट, एक आता है बेटा फॉस्फेट। ये जटिल अणु है बेटा, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पास सल्फेट का होता है बेटा SO4, इसकी संयोजकता है बेटा, संयोजकता कितनी होती है, बैलेंसी, क्योंकि बेटा यही काम आती है यौगिक बनाने के लिए, -2। कार्बोनेट का प्रतीक क्या होता है, CO3, सिंपल प्रतीक, कार्बोनेट का प्रतीक CO3। संयोजकता कितनी होती है मेरे मित्रों, संयोजकता कितनी होती है बेटा, -2। सल्फाइड SO3, संयोजकता कितनी होगी बेटा इसकी भी, -2। नाइट्रेट NO3, इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा, इसकी संयोजकता होगी -1। और बेटा फास्फेट का होता है PO4, इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, -3। बस एक और याद रख लो छोटा मोटा, हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बेटा OH, इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा इसकी भी -1 होती है। बस इतना ही याद करना है। यानी कि बेटा बोलो सल्फेट मेरे साथ साथ बोलो पहले तो, अमोनियम का प्रतीक NH4, संयोजकता +1, सल्फेट SO4 -2, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फाइड है बेटा SO3 -2, नाइट्रेट NO3 -1, फास्फेट PO4 -3 और हाइड्रोक्साइड OH -1। ये संयोजकता है। अब सर इनके यौगिक, जैसे बेटा इनके यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा अमोनियम सल्फेट, अब अमोनियम सल्फेट है ना, तो बेटा अमोनियम का क्या है, ये रहा प्रतीक क्या है बताओ, NH4। देखो अमोनियम का NH4 हो गया,
और बेटा सल्फेट का क्या है, सल्फेट कहाँ है, देखो ये रहा SO4। अब बताओ इनकी संयोजकता लिखो बेटा, इधर संयोजकता बताओ, इनकी संयोजकता कितनी है। अमोनिया की कितनी है बेटा, प्लस की 1 सर, और सल्फेट की कितनी है बेटा संयोजकता, माइनस की 2। अब बताओ वज्र गुणा कर दो, ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्या बना बेटा NH4। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि जटिल यौगिक है बेटा। इन जटिल यौगिकों के अंदर यदि कोई भी जो इनका अणु है, उन अणुओं को लिखने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है बेटा। यदि जटिल यौगिकों में यदि कोई अणु है और उन अणुओं की संख्या है, उसको लिखने के लिए ब्रैकेट में बंद करके उसको लिखा जाएगा। तो इसके साथ कितना लगेगा बेटा 2, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करोगे आप। और सल्फेट के साथ में 1 आ रहा है तो 1 लिखते ही नहीं है, इसलिए SO4 हो गया। बोलो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया आपके पास। ऐसे ही बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होगा बेटा Ca। कार्बोनेट का देखो उधर ये रहा CO3। हाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर देखो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कि बेटा जो जटिल अणु है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो बेटा इनको अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनाया गया है। इस कारण से इनके प्रतीक लिखेंगे ना अपन तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे कोई इससे भी, यानी कि N भी कैपिटल में आएगा तो H भी कैपिटल में, S भी कैपिटल में आएगा मेरे बेटो तो O भी कैपिटल में आएगा, कार्बन भी कैपिटल में आएगा तो ऑक्सीजन भी कैपिटल में लिखना है, यानी कि सभी को कैपिटल में लिखना है, कैपिटल अक्षर में ही लिखोगे। तो देखो अब कैल्शियम हो गया बेटा। अब कैल्शियम की बैलेंसी कितनी, बोलो संयोजकता देखो, अपन को बताया था कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, और याद रखो का ना का 1 1 2 2 ट्रिक में है तो 2 आ गए ना, तो किसकी 2। और बेटा कार्बोनेट की कितनी थी, माइनस की 2। अब मैंने कहा था बेटा कि जब कोई संयोजकता कटती है तो उसको काट दिया जाता है सरलतम अनुपात में, यानी कट रही है 2 से 2 एकम 2 एकम 2, ये इसके साथ और ये इसके साथ। बताओ क्या बनी मेरे मित्रों, CaCO3 ये बन गया, क्योंकि A छोटा आएगा, क्योंकि ये एक ही तत्व है, जटिल यौगिक नहीं है बेटा, जटिल अणु भी नहीं है, एक ही अणु है ना बेटा, है ना भाई, परमाणु के एक ही अणु से मिलकर बना है, इसलिए इसका तो A तो छोटा आएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अणु है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन से मिला है, इसलिए इसको बड़ा लिखेंगे। इसलिए क्या बना बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ऐसे एक दो और देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का एल्यूमिनियम का L, सल्फेट का बेटा SO4। एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस की 3, सल्फेट की माइनस की 2। ये देखो एल्यूमिनियम की कनाका मांगे आलू, तो आलू में लास्ट में क्या था 3, तो इसकी कितनी होती है 3, और सल्फेट की ये देखो ये रही माइनस की 2, ये कट रही है क्या, नहीं, तो लिखेंगे ना ये इसके साथ और ये इसके साथ। बताओ क्या बना बेटा, Al के साथ में कितना आया 2, और बेटा SO4 के साथ कितना आया मेरे मित्रों, बोलो 3। बोलो एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया सर मैंने। यानी कि बेटा ऐसे ही आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये याद एक बार देखने के बाद, एक बार देख ले नहीं आता दोबारा फिर देखो, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो देखो इनको एक बार बिल्कुल बेटा एक बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं आता है ना तो एक बार और भी वीडियो को देखो, फिर भी नहीं आता है, और जैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में देते रहना भाई, हाँ सर अच्छा है, अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें कुछ इससे सीखने को मिला या नहीं मिला। और बेटा आपका ये लाड प्यार है ना, और इस लाड प्यार के कारण ही मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को जैसे आप देखने के बाद कहो कि सर मुझे अच्छा लगा या बुरा भी लगे तब भी लिखोगे, या मुझे नहीं बनाना चाहिए तब भी लिखोगे, लिखना जरूरी है देखने के बाद में। अब आटा बेटा देखो प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, हाइड्रोजन क्लोराइड पहला,
दूसरा लिखा मैंने सोडियम क्लोराइड। तीसरा लिखा बेटा मैग्नीशियम सल्फेट। चौथा लिखा बेटा एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। पांचवा लिखा बेटा मैंने, पांचवा लिखा बेटा सोडियम फास्फेट, सोडियम फॉस्फेट। छठा लिखा बेटा मैंने आपके लिए, छठा लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सातवां कौन सा लिखा बेटा, सातवां मैंने आपके लिए लिखा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड। नवा आठवां लिखा बेटा मैंने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और नवा लिखा मैंने बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे देता हूँ, एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और 10वां दिया बेटा मैंने आपको अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। तीन सभी के साथ बना के आओगे इसको, तीन सभी के साथ में जो मैं दे रहा हूँ ना अमोनियम का यौगिक सभी के साथ, क्योंकि बेटा ये ज़्यादा पूछा जाता है। अमोनियम सल्फेट, एक तो सल्फेट के साथ बनाओगे इसको, एक कार्बोनेट के साथ बनाओगे, कार्बोनेट के साथ, एक क्लोराइड के साथ बनाओगे और एक हाइड्रोक्साइड के साथ बनाओगे, हाइड्रोक्साइड। इन सभी के साथ में इनका यौगिक बनाएंगे। और बेटा इसी के आधार पर आपने आज जो साइंस है उस साइंस का जो बेसिक है उसको इस वीडियो के अंदर जाना कि सर कैसे साइंस होती है, कैसे बनते हैं यौगिक। और ये आपको लगा होगा कि हाँ सर मेरे को यौगिक बनाना आ गया इसको देखने के बाद में। अब बेटा ये आपको देखने के बाद में आपको लगा होगा, अब मेरे से उम्मीद लगी होगी कि हाँ इन टीचर से हमें पढ़ने में एक आनंद आ रहा है और यही हमारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए बेटा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लगातार बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन आप कम से कम आपको देखना है, क्योंकि हमारी माँ बाप की जो आपके साथ में उम्मीद है और मेरी उम्मीद जो आपके साथ में जुड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे में जितना ज्ञान है वो सभी मेरे बेटे और मेरे बेटी है जो मेरे भाई बहन है उन सब में लुटा दूँ, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है, रात रात दिन दिन में बैठ के जो पढ़ाई की है, वो मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है वो मेरे पूरे एक समाज के अंदर, एक सर्व समाज जो मेरा सभी जातियों का एक समाज है, उस समाज के अंदर सभी के अंदर पहुंच सके और उनके जो बेटे बेटी जो शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद बेटा।